हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये वर्ड मैं आपको बोल रहा, ये जो सेंटेंस आपको बोल रहा हूँ, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? गैसेस का एक्सचेंज कहाँ कहाँ होता है रे? गैसेस का एक्सचेंज एक तो एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में होता है यहाँ पर, और फिर वहाँ से जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वहाँ पर भी एक्सचेंज होता है। ठीक है। सो वही उसी की बात कर रहा हूँ, तो दो जगह एक्सचेंज होता है। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो एल्वेलाई है ना लंग्स में, एल्वेलाई जो उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है एल्वेलाई लंग्स की, दीज आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्राइमरी साइट्स हैं, क्योंकि बाहर से जो एयर आ रही है, जो ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है, वो सबसे पहले एल्वेलाई में आती है और एल्वेलाई से फिर ब्लड में वहाँ से ऑक्सीजन जाती है। सो एल्वेलाई इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यू नो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ब्लड एंड टिश्यूज में भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज है, ये जो गैसियस एक्सचेंज है बेटा जी, इट इज़ पैसिव। ये जो गैसियस एक्सचेंज है, इट इज़ पैसिव। कैसा होता है? ये पैसिव होता है, बिना किसी एनर्जी के, बिना पैसों के, बिना पास के, पैसिव है ये सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है। सिंपल डिफ्यूजन क्या है? एक पैसिव प्रोसेस है। देन डिफ्यूजन प्रेशर फॉर एवरी गैस इन ब्लड और इन एयर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर बहुत दफ़ा बच्चों को समझ में ही नहीं आता। पूरी ये जो टर्म है, इस पर कंफ्यूज रहते हैं लोग, तो कोई कंफ्यूजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ी इजी सी चीज़ है, सामने तो लिखा हुआ है, समझना कि डिफ्यूजन प्रेशर फॉर एवरी गैस, मतलब डिफ्यूजन करने के दौरान एक गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर फॉर एवरी गैस, चाहे वो ब्लड में हो या वो एयर में हो, उसी को पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। यानी डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? डीपी। डिफ्यूजन प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द मेम्ब्रेन ड्यूरिंग डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन प्रेशर हर गैस का, एवरी गैस का ब्लड में और एटमॉस्फेयर में, दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस एट द टाइम ऑफ डिफ्यूजन। जब डिफ्यूजन होता है ना यारों, जब डिफ्यूजन होता है ना, तो गैस पता है हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। जहां उस गैस का हाई पार्शियल प्रेशर है, वहां से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। सो गैस मूव्स फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर एट द टाइम ऑफ डिफ्यूजन। ओके, नाउ मैंने एक टेबल बनाई है, एनसीईआरटी में भी ड्रॉ की गई है। ये टेबल शो कर रही है द पार्शियल प्रेशर्स इन mmHg ऑफ O2 एंड CO2। हमारे पास अभी यार मेन गैसेस कौन सी है? दो ही हैं जिनकी लेन देन की बातचीत चलती है रेस्पिरेशन में, दैट इज O2 एंड CO2। सो O2 और CO2 के ही पार्शियल प्रेशर की यहाँ पर बात की गई है। जैसे एटमॉस्फेरिक एयर में ये याद करनी है टेबल अच्छे से। एटमॉस्फेरिक एयर में जो O2 है, उसका पार्शियल प्रेशर सोचो क्या होगा? ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तभी तो बाहर से अंदर O2 रिच एयर, ऑक्सीजनेटेड एयर अंदर आती है। तो बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? 159। कितना है? 159। अब CO2 का ऑब्वियसली इससे तो कम होगा। कितना है? 0.3। अरे बहुत कम है, कम नहीं बहुत कम है, कम नहीं बहुत कम है। एटमॉस्फेरिक एयर में O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? 159। और CO2 का कितना है? 0.3। 159 और 0.3, देखो कितना कम है। एल्वेलाई के अंदर जो एयर बाहर से चल करके जब तक वो एल्वेलाई तक पहुंचती है, एल्वेलाई में आती है, तो वहां पर जो O2 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या पार्शियल प्रेशर जो है वो कितना है? 104। थोड़ा सा कम हुआ है, 104 40। CO2 का कितना कम है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी उसमें ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन है ही नहीं। ये बात बहुत ध्यान में रखने की है कि दो टर्म्स होती हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में होती है और CO2 कम अमाउंट में होती है।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं है कि उसमें केवल और केवल ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, CO2 है ही नहीं। सिमिलरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऐसा नहीं है कि वहां पर CO2 ही है, O2 नहीं है, O2 भी होती है। जैसे देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 का कितना है पार्शियल प्रेशर, 40 है, मतलब है तो सही, और 45 मतलब कंपैरेटिवली CO2 ज़्यादा है उसके अंदर, O2 भी है बट CO2 ज़्यादा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 ज़्यादा है, देखो 95, दिस इज 40। टिश्यूज़ में 40, 45, इनसाइड द सेल 20, 50, ठीक है। एक्सपायर्ड एयर जो बाहर निकालते हैं उसमें O2 120, CO2 27। सो यहाँ से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक बात बताओ, O2 का ग्रेड आपको यहाँ से ये नज़र आ रहा होगा कि जो O2 है उसका पार्शियल प्रेशर हाई से लो की तरफ मूव करती है गैस। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई, इसको साइड में रखो, ठीक है, पकड़े रखना। अब यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है कि जो O2 का ग्रेडियंट है वो बाहर से अंदर की तरफ बन रहा है। देखो एटमॉस्फेयर में 159 और टिश्यूज़ में 40 है, एल्वेलाई में 104, मतलब देखो क्या बन रहा है कि हाई पार्शियल प्रेशर से लो प्रेशर पार्शियल प्रेशर गैस मूव करती है, ठीक है। सो अब O2 का ग्रेडियंट तो बाहर से अंदर की तरफ बन रहा है, और CO2 का ग्रेडियंट, CO2 देखो यहाँ पे 0.3 है और यहाँ पर कितनी है, देखो टिश्यूज़ में 45 है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, एल्वेलाई में 40 है। इसका मतलब जो CO2 है उसका ग्रेडियंट बाहर अंदर से बाहर की तरफ बन रहा है, मतलब उसको बाहर, अंदर तो ज़्यादा पार्शियल प्रेशर है उसका और बाहर कम है, बाहर 0.3 है, तो उसको तो बाहर निकाल दिया जाता है और O2 को अंदर ले लिया जाता है। एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है। नाउ अब ज़रा नीचे देखो, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ गैस, मतलब गैस की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है, डिफ्यूजन कैपेसिटी है गैस की, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ज़रा देखना गौर से, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो। सबसे पहला फैक्टर है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है। डिफ्यूजन कैपेसिटी उसकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड, यार कोई गैस ज़्यादा सॉल्युबल है, कोई गैस ज़्यादा सॉल्युबल है तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी डिफ्यूजन की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जल्दी डिफ्यूज होगी। और को थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, अगर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मोटी होगी, ठीक है, तो उसके अक्रॉस डिफ्यूजन पॉसिबल थोड़ा कम होगा, कम चांसेस हो जाएंगे, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, अब पार्शियल प्रेशर डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो गैस अच्छे से मूव करेगी, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस कम होगा तो मूव करने में भी मुश्किल होगी, ठीक है। नाउ मैंने यहाँ पर NCERT की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, गौर से देखना। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हाइयर देन दैट ऑफ O2। अब तुम्हें पता है कि ये बात जानने की है कि सॉल्युबिलिटी CO2 की, अब एक बात बताओ, सॉल्युबिलिटी पे ये डिफ्यूजन डिपेंड तो करता ही है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि CO2 की सॉल्युबिलिटी O2 से 20-25 गुना ज़्यादा होती है। क्या? CO2 की सॉल्युबिलिटी O2 से 20-25 गुना ज़्यादा होती है। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हाइयर एज कंपेयर टू दैट ऑफ O2। इसका सीधा सा मतलब ये है कि CO2 जो है ना, CO2 उसकी सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ज़्यादा है O2 से, ठीक है। इसीलिए जो CO2 का जो डिफ्यूज़न की रेट है, जितना वो पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर डिफ्यूज़ कर लेती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू O2। मैंने बोला था अगर गैस ज़्यादा सोल्यूबल होगी तो वो ज़्यादा डिफ्यूजन करेगी, डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन कैपेसिटी। सो CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू O2 20 to 25 टाइम्स। तो यही कारण है कि जो CO2 है उसका डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है, या हम बोल सकते हैं उसकी डिफ्यूज़न कैपेसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू O2। नाउ मैंने यहाँ पर डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन बनाई है, मतलब एक्चुअली जो डिफ्यूज़न की साइट है वो मैंने यहाँ पर बनाई है। अच्छा एक चीज़ और बताऊँगा, NCERT में आपका पेज नंबर 273 होगा, वो ज़रा देखना, उसके अंदर ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये भी आप देख सकते हो। ये जो डायग्राम है ये किससे रिलेटेड है,
यहाँ पर आपको बस ये बता रखा है कि कैसे एल्वेओलाई से जो एयर है वो अंदर आती है, CO2 अंदर आ रही है, CO2 बाहर जा रही है, फिर ये सर्कुलेशन। बहुत ही छोटी सी बात है, आप खुद भी पढ़ के इसको समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस वो डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट आप याद रखना कि O2 का बाहर से अंदर की तरफ होता है और CO2 का अंदर से बाहर की तरफ होता है, ताकि CO2 को बाहर निकाला जा सके। ओके, देन मैंने यहाँ पर क्या बनाया, एक पल्मोनरी कैपिलरी बनाई है, और यहाँ पर क्या बनाया मैंने, एल्वेलाई बनाई है। ठीक है, सो दिस इज एल्वेलर कैविटी, एयर यहाँ से अंदर बाहर आ रही है, और ये क्या है, ये एल्वेलाई की मेम्ब्रेन है, ये एल्वेलाई की मेम्ब्रेन है। एल्वेलर वॉल 1 सेल थिक है, ये एल्वेलर वॉल है 1 सेल थिक है। अगर मैं आपसे यहाँ अभी क्वेश्चन पूछूं कि एल्वेलाई के अंदर कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कमेंट में लिख दो। ऐसा नहीं, अभी बताओ। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, हाँ बिल्कुल सही बोला, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, एल्वेलर, जो एल्वेलाई की वॉल होती है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है। सो इट इज़ 1 सेल थिक एल्वेलर वॉल मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। देन ये है अपने पास ब्लड कैपिलरी, ये है अपने पास ब्लड कैपिलरी। आपको पता होगा कि जो एल्वेलाई है, बहुत सारी एल्वेलाइज हैं, तो उनको क्या है कि ब्लड कैपिलरी सराउंड करके रखती हैं। ठीक है, तो वो ब्लड कैपिलरी सराउंड करके रखती हैं, तो ये इनके कांटेक्ट में रहती हैं, तो फिर यहाँ से ही होता है वो एक्चुअल डिफ्यूजन। अरे हाँ, ये जब सर्कुलेशन पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, कई बार ये समझ में नहीं आता, हम पढ़ते हैं कि जो हार्ट है वहाँ से ब्लड जो है ना वो लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने के लिए, तो वो यहाँ प्यूरिफिकेशन ऐसे होता है। देखो वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आता है, इसके अंदर मतलब ऐसे मान लो CO2 ज़्यादा है, ठीक है, CO2 ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर एल्वेलर एयर में CO2 कम है, तो क्या होगा, CO2 जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसके अंदर तो CO2 थी ना, ये तो कहाँ चली जाएगी, एल्वेलाई में चली जाएगी। यहाँ पर O2 ज़्यादा है, बाहर से आई है, और इसमें O2 कम है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है इसमें, तो O2 बाहर से अंदर आ जाएगी, तो ब्लड का क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया ये। ठीक है, यहाँ ये प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये ब्लड कैपिलरी जो है, ब्लड कैपिलरीज, हाँ एक बात बताओ, ब्लड कैपिलरी की जो वॉल है वो कैसी बनी, किसकी बनी हुई होती है, एंडोथीलियम की, एंडोथीलियम की। द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी इज ऑफ एंडोथीलियम, कैपिलरी एंडोथीलियम। ठीक है, और इसके बीच में, यानी जो इसका स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये इसकी जो मेम्ब्रेन है और इसकी जो मेम्ब्रेन है, इनके बीच में बेसमेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर बेसमेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअल डिफ्यूजन यही होता है, बेसमेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ये जो यहाँ पर ये जो चीज़ बन रही है ना, इतनी जो चीज़ बन रही है, ये इसकी एक स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर प्लस बेसमेंट सब्सटेंसेस प्लस इसकी एंडोथीलियम की लेयर, ये मिला करके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ये मिला करके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखो मैंने बताया, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है ये 3 मेजर लेयर्स की बनी हुई होती है। कौन सी लेयर, एक तो थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई एंड एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, देन बेसमेंट सब्सटेंसेस बिटवीन दैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अगर आप देखोगे तो NCERT में भी गिवन है, सेम टू सेम मैंने बनाया है। तो ये जो डायग्राम है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन, और कई बार बहुत सारी वैरायटी होती है, आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, बट इट्स ए इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवरऑल आई कैन से। सो ये हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।